Hello all of you. Now today we'll start with section 37 which is general deduction. लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था लास्ट रिकॉर्डिंग में कि ये जो लास्ट क्लॉज है सेक्शन 36 का वो मैंने रिकॉर्ड तो किया मगर बैटरी डाउन होने की वजह से माइक बंद हो गया था तो उसका वॉइस नहीं आया. सो आई वाज टोल्ड टू रिकॉर्ड इट अगेन. तो वो पहले अपन देख लेते हैं. सेक्शन 36 हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. उसका लास्ट क्लॉज ये ऐड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2015 ने इसको ऐड किया है. FA 15 बहुत सिंपल सा है, एक लाइन का ही है. अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in business of manufacture of sugar, शुगर के मैन्युफैक्चरिंग में है, for purchase of sugar cane at a price which is equal to or less than the price fixed or approved by the government. इसको गवर्नमेंट फिक्सेशन कहते हैं अपन. गवर्नमेंट क्या है कि मिनिमम परचेज प्राइस फिक्स करता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज में. हर कमोडिटी के लिए नहीं होता, कुछ कुछ कमोडिटीज के लिए रहता है, जैसे शुगर केन के लिए. तो अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 40 रुपीज पर क्विंटल में बाई करना है, यानी गवर्नमेंट का फिक्स प्राइस, तो अगर आप उस पर बाई करते हो या उससे कम में, तो उस केस में जो तुम्हारा खर्चा होगा, वॉट एवर एक्सपेंडिचर यू आर इनकरिंग विल बी अलाउड टू यू एज अ बिजनेस डिडक्शन. सिंपल सा है, एग्जाम में आने के चांस 0 है. शुगर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन खैर एक छोटा सा था तो रह गया था तो अपन ने कवर कर लिए. नाउ लेट्स सी सेक्शन 37(1) वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये. और इसमें क्या है कि ये अनएंडिंग है, ब्लैक होल की तरह है. इसमें जितना भी आप डिस्कशन करोगे उतना कम है, अनएंडिंग. और इसमें केस लॉज ही अगर अपन देखेंगे 1961 से लेकर आज तक तो कम से कम 50,000 से ऊपर मिलेंगे जस्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ट्राइब्यूनल और उसके नीचे के तो छोड़ ही दो आप, सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 50,000 से ऊपर मिलेंगे. तो उतने केस लॉज पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. वैसे जो लेटेस्ट केस लॉज रहते हैं पिछले 2-3 साल के, 3 साल के यू कैन से बिफोर द एग्जाम्स, वो अपन पूरे लास्ट में कवर करने वाले हैं. अलग से पूरा मॉड्यूल में आपको दूंगा केस लॉज, लेटेस्ट केस लॉज, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे. मैं तो पढ़ाऊंगा ही और आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 20 से 25 मार्क्स कवर होते हैं. 20 तो मिनिमम जो कवर होगा, तो इसलिए उसको एक साथ पढ़ेंगे अपन. अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या है कि आप भूल जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज इट. सो विल स्टडी एट द लास्ट. तो देखो इसमें बहुत सारे कंडीशंस है जो हम डिस्कस करेंगे अभी ब्रॉड टर्म्स में. तो सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं, जनरल डिडक्शन. ये बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में सेक्शन 30 हम शुरू कर रहे थे, याद है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस. स्पेसिफिक जो अपन ने देखे सेक्शन 30 से लेके 36 तक बहुत सारे हैं, उनको स्पेसिफिक कहा जाता है क्योंकि उसमें जो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है वो मेंशन होता है कि आपने बैड डेट्स इनकर किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने फलाना एक्सपेंडिचर पे किया, वो मेंशन था, इसलिए उसको स्पेसिफिक कहते हैं. और उसमें हर एक सेक्शन के पीछे अलग अलग लॉजिक है और अलग अलग प्रोसीजर्स है और अलग अलग उसका ट्रीटमेंट है. मगर अब जो देखेंगे वो है जनरल. तो जो सारे खर्चे स्पेसिफिक में कवर नहीं हुए वो सब आएंगे सेक्शन 37(1) के अंदर, जनरल डिडक्शन के अंदर. और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, फिर से कह देता हूं कि 95% ऑफ द नॉर्मल एक्सपेंसेस दैट वी इनकर इन द कोर्स ऑफ आवर बिजनेस आर कवर्ड बाय 37(1). सिर्फ 5% ऐसे हैं जो 30 से 36 में कवर होते हैं. जैसे कि अगर कॉमन आदमी की बात करें तो क्या है, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब स्पेसिफिक वाले थे. और कभी कभी एक आध बार साइंटिफिक रिसर्च आया तो आया. लेकिन सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू लेबर, परचेजेस, टेलीफोन बिल्स,
है ना, ये सारे जो खर्चे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो सब 37(1) के अंदर कवर होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टडी 37(1). तो उसमें क्या आता है, कंडीशंस फॉर अलाउंस ऑफ डिडक्शन। तो सबसे पहला कंडीशन तो वही है कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द स्पेसिफिक सेक्शंस, दैट इज 30 to 36। ये पॉइंट नंबर 1 है। 30 to 36 में हमारा एक्सपेंडिचर कवर नहीं होना चाहिए। या पॉइंट्स मालूम नहीं कहाँ गए, लेकिन आप देख लो, सच एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द स्पेसिफिक सेक्शंस। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया, जेनेरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, यानी कि स्पेसिफिक विल ओवरराइड द जनरल। करेक्ट। इसका मतलब कि अगर कोई एक्सपेंस स्पेसिफिक सेक्शंस में कवर्ड है तो आपको वो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही उसे क्लेम करना होगा। यू कैन नॉट क्लेम इट अंडर 37(1). सिंपल एग्जांपल, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अगर सवाल आता है तो क्या आप 37(1) में क्लेम करोगे? नहीं, आप क्लेम करोगे 32 के अंदर, राइट। सिमिलरली साइंटिफिक रिसर्च पे एक्सपेंडिचर किया तो आप 37(1) में क्लेम करोगे क्या? नहीं, यू विल हैव टू क्लेम इट अंडर 35। तो इस तरह से ये लॉजिक है। अच्छा, लॉजिक का मतलब क्या आता है, कहां यूज होता है? देखो, एक असेसी है, उसने कुछ खर्चा किया है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लेकिन हमने देखा था साइंटिफिक रिसर्च में कि देयर इज अथॉरिटी, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होती है, उससे अप्रूवल लाना पड़ता है। मान लो कि आपको अथॉरिटी ने ये खर्चा अप्रूव नहीं किया, आपने इनकार तो कर दिया है लेकिन अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया। अब अप्रूव नहीं किया है तो आप 35 में डिडक्शन नहीं ले सकते। तो आपने कहा ऐसा ही हो गया क्या, नहीं ले सकते, चलो 37(1) में लेते हैं। तो ऐसे अलाउ होगा क्या 37(1) के अंदर कि वहां कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए नहीं मिल रहा। सो कैन यू कम अंडर 37 एंड क्लेम डिडक्शन ऑफ दैट एक्सपेंडिचर? तो आंसर है नो, आपको 37(1) में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो 36 में कवर्ड है तो या 35 में कवर्ड है, तो आपको वही लेना पड़ेगा बाय सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। एंड इफ यू डोंट, यू कैन नॉट कम अंडर 37(1). लेकिन हर केस पे ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस हैं जहां डुप्लीकेशन भी है, डुप्लीकेशन भी है। यू हैव अ चॉइस ऑफ क्लेमिंग 37 और अंडर द स्पेसिफिक। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, आपने एक इंटरप्रिटेशन समझा है, तो ये फिर आप एक्सेप्शन कैसे दे रहे? वो डिपेंड करता है वर्डिंग्स ऑफ द सेक्शन के ऊपर। ये सब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मामला होता है, ये कॉर्पोरेट लॉज में अपन देखते हैं, है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो कुछ कुछ सेक्शंस मैंडेटरी होते हैं, कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी होते हैं या डायरेक्टरी नेचर के होते हैं। तो जहां वो डिस्क्रिशनरी या डायरेक्टरी नेचर का है स्पेसिफिक वाला, तो फिर वो कंपल्सन नहीं होता, फिर आप चाहो तो 37(1) में भी ले सकते हो इफ योर एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय 37(1). जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। बिजनेस कमेंसमेंट के पहले क्या है 35D, तो अपने को वही लेना पड़ेगा 35D में, क्योंकि 37(1) तो लगता ही नहीं। कमेंसमेंट के पहले के एक्सपेंस को 37(1) लगता ही नहीं है। 37(1) का प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये खर्चे जो अपन यहां देखेंगे ये सब बिजनेस कमेंसमेंट के बाद वाले हैं, पहले वाले तो आते ही नहीं। तो चलो वो तो 35D में जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और आपने एक फीजिबिलिटी स्टडी करवाई, एक किसी पर्सन को बुलाया, टेक्निकल पर्सन को, और कहा कि देखो हमें ये कि नया बिजनेस सोचने चालू करने का सोच रहे हैं, तो करना चाहिए क्या, जरा आप स्टडी करो। उसे फिजिबिलिटी स्टडी करके रिपोर्ट बना के दिया। अब ये जो रिपोर्ट का खर्चा आया, ये अपन 35D में भी ले सकते हैं। क्या करेंगे कि उसको पहले अलग रखेंगे और फिर 35D में 5 साल में अमोर्टाइज करेंगे फ्रॉम द ईयर इन विच द न्यू यूनिट कमेंसेस इट्स प्रोडक्शन, है ना। या अपन चाहे तो उसको 37(1) में राइट ऑफ कर सकते हैं सीधा इसी साल में, जिस साल में इनकर हुआ आप राइट ऑफ कर लो, क्योंकि 37(1) क्या कहता है, एनी एक्सपेंस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये भी तो बिजनेस का ही खर्चा है ना। अब फारूक हक ने जैसे सोचा कि एक नया
अपन क्लास स्टार्ट करें, कहाँ पर, बेंगलोर में अपन नया क्लास स्टार्ट करें, बाकी जगह पे है ही मेरे ब्रांचेस, वहाँ भी एक ब्रांच स्टार्ट करें, तो उसका फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह करवाया, वहाँ पे लोकल कुछ खर्चे हुए, तो उसको अपन नॉर्मल बिजनेस में क्लेम कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो वहाँ पे 35D जो सेक्शन है वो कंपल्शन क्रिएट नहीं करता कि आपको वहीं लेना पड़ेगा, तो इसलिए अपन 37(1) में भी ले सकते हैं, या अपन चाहे तो 35D में ले सकते हैं। तो वहां कोर्ट ने कहा है कि 35D इज डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, तो वो सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। अगर वो मैंडेटरी है तो फिर वहीं लेना पड़ेगा, अगर वो डायरेक्टरी नेचर का है तो फिर आप लो या आप 37 में लो, यू हैव अ चॉइस। समझ में आए? तो ये सब अपने को देखना पड़ता है। फिर सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल नेचर, यानी कि इट शुड बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, है ना। यानी 37(1) में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल का नहीं मिलेगा। नेवर, यू विल नेवर गेट कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर 37(1), राइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल किसको कहते हैं। अब ये सवाल तो आपके लिए आसान है क्योंकि आप सीए स्टूडेंट हो और सीए के अंदर अकाउंट्स पढ़ते हो, और अकाउंट्स का फंडामेंटल पॉइंट है ये कि व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंस एंड व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंस, है ना। सीपीटी में पढ़ा होगा, फिर आईपीसी में भी पढ़ा होगा। तो ये जो पॉइंट है रेवेन्यू और कैपिटल, इसका एक ब्रीफ सिर्फ 2 वर्ड्स में मैं आपको समझा दूंगा, बाकी डिटेल आपने बहुत सारा डिस्कशन किया। 2 बात, सिर्फ 2 बात मेरी आप याद रखो। जो इनकम टैक्स में जो कोर्ट कहता है, यहां जो कोर्ट के डिसीजंस, उसके अंदर 2 बातें हैं। अगर ये 2 बातें सेटिस्फाई हो तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, और अगर नहीं तो वो रेवेन्यू है। तो क्या है ये 2 बातें? नंबर 1, एसेट, यानी जो खर्चा हमने किया है उस खर्चे से कोई एसेट एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। तो एसेट एग्जिस्टेंस में आना चाहिए का मतलब क्या है, या उस एसेट के लिए होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि टाइटल या ओनरशिप जिसको हम कहते हैं, ओनरशिप, वो आपके फेवर में क्रिएट होनी चाहिए। एसेट का मतलब है ओनरशिप, प्रॉपर्टी बननी चाहिए। अपन कैसे कहेंगे प्रॉपर्टी बन रही है, का मतलब क्या है कि वी ओन इट, है ना, वी आर ओनर्स। तो एसेट का क्रिएशन होना चाहिए। सेकेंडली वो एंड्योरिंग नेचर का होना चाहिए। एंड्योरिंग बेनिफिट्स उससे मिलने चाहिए। तो एक एसेट यानी ओनरशिप आना चाहिए और उसका एंड्योरिंग बेनिफिट आना चाहिए। अगर ये 2 चीज है तो उसको अपन कहेंगे कैपिटल। ठीक है, अब देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने क्या किया है कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता दूं कि since I have been recording these lectures and selling on DVDs and USBs for last how many years? 3-4 years. पहले वर्चुअल में था, फिर DVDs में आ गया, and that is a wonderful market. जैसे आप देख रहे हैं अपने घर पे इंस्टॉल करके आराम से देख रहे हैं, है ना, at your leisure time, जब आपको देखना है आप देख सकते हो। कितने बेनिफिट्स है इसके। अब जो खरीदता है वो जानता है, जिन्होंने नहीं खरीदा वो नहीं जानते, वो सोचते ही रहते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट नाउ यू गाइज नो, है ना। तो ये सेम बेनिफिट्स अब मैं दूसरे टीचर्स को भी देना चाहता हूं। सो वी आर एक्सपांडिंग। अब मैं टीचर्स को इनवाइट कर रहा हूं कि आप लोग आइए मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड कीजिए आपके लेक्चर्स, और उसको आप मुझे दे बेचने के लिए थ्रू माय वेबसाइट, या आपको जहां डालना हो वहां डालें, बट यू हैव टू पे मी अ नॉमिनल रेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन माई स्टूडियो। तो हम स्टूडियो रेंट पे उनको देंगे। अब एक आ गए मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर एक्स, वो भी आते हैं और कहते हैं कि मैं भी रिकॉर्ड करता हूं वीडियो। मैंने कहा बिल्कुल करिए। नाउ
द रेंट दैट आई विल चार्ज फ्रॉम हिम, सपोज के मैंने उससे 1 लाख रुपए रेंट चार्ज किया, इतने नंबर ऑफ आवर्स थे उनके, तो उसके हिसाब से 1 लाख रुपीज उनका रेंट आ गया। नाउ द पॉइंट इज कि ये 1 लाख उनके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, बताओ। जो टीचर है जिन्होंने मुझे 1 लाख रुपीज पे किया और उनका लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो उनके लिए कौन सा एक्सपेंस हुआ ये, कैपिटल के रेवेन्यू? तो देखो पॉइंट नंबर 1 कि अगर एक टीचर, अच्छा एक और एग्जांपल से मैं इसको अपन कोरिलेट करके देखते हैं। टीचर है, क्लास लेने गए तो उनके पास तो जगह नहीं थी तो उन्होंने किराए से लिया, किराए से क्लास लिया, क्लास कंडक्ट किया। जैसे हम भी आते हैं, आई गो टू दिल्ली एंड सो मेनी प्लेसेस फॉर शॉर्ट लेक्चर्स, जैसा आपके लिए भी आऊँगा मैं अलग अलग सिटी में अभी फरवरी मार्च में, और हम बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज या 1 डे रिविजन्स कंडक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हॉल मैं रेंट पे लूँगा, तो वो हॉल रेंट पे लेना और उसका खर्चा करना, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्यों? लिमिटेड बेनिफिट्स। एक तो कोई टाइटल क्रिएट नहीं हुआ, दूसरी बात कि जो लेक्चर मैंने लिया इट्स अ सर्विस, मैंने बोला, वो बोल के आपने सुना और बाकी वेव्स हवा में उड़ गए। मैंने बोला, आपने सुना, बात खत्म, है ना? तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही क्या वहां? नहीं, नो एसेट इज गेटिंग क्रिएटेड, नंबर 1। नंबर 2 कि एंड्योरिंग बेनिफिट, वो लेक्चर मैंने लिया उसका बेनिफिट मेरे को 1-2 साल होगा, ऐसा है क्या? नहीं, लिया खत्म, लेक्चर मैंने लिया और खत्म हो गया, आपसे फीस मिली, बेनिफिट एंड्स। तो ना तो बेनिफिट एंड्योरिंग है, ना कोई एसेट का क्रिएशन है। यहां एसेट यानी कौन सा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर जिसको हम कहते हैं, तो वो भी क्रिएट नहीं हुआ और कोई बेनिफिट भी नहीं है लॉन्ग टर्म, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस। तो एक टीचर जो नॉर्मल क्लास लेकर के क्लास कंडक्ट करता है फेस टू फेस, उस क्लास का रेंट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन मेरे केस में जो टीचर आए मेरे पास, उन्होंने रिकॉर्ड किया, लेक्चर रिकॉर्ड करके मेरे को दिया, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का जो खर्चा उनका आया, ये कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। व्हाई? नंबर 1, उनको एक राइट क्रिएट हो रहा है, जो रिकॉर्डिंग हो गया वो रिकॉर्डिंग के ऊपर, जैसे हमारा ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग एक एसेट होता है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर क्रिएट हो रहा है, राइट? एंड आईपीआर इज गेटिंग क्रिएटेड। तो नॉर्मल एक क्लास में जब टीचर बोलता है तो वो क्या है? सर्विस है, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड करते हैं तो ये एक एसेट क्रिएट होता है। और अब ये जो एसेट क्रिएट हो गया, ये टीचर हजारों बच्चों को दिखा सकता है और उनसे पैसे अर्न कर सकता है, और कितने साल? सालों तक दिखा सकते हैं। तो इसलिए इसका बेनिफिट भी एंड्योरिंग है। तो कैपिटल एसेट भी क्रिएट हुआ और एंड्योरिंग बेनिफिट भी आ गया, तो इसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ही फिर ये तो आईपीआर की बात हुई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऐसी बहुत सारी चीज होती है। और एग्जांपल देखो, अब अच्छे एग्जांपल बता दूं। एक केस आया, बहुत साल पहले की बात है, कि एक आदमी था, उसका फैक्ट्री था। तो फैक्ट्री क्या है कि गांव खेड़े में था, तो वहां कोई पक्का रोड नहीं था, उसकी फैक्ट्री था, पक्का रोड नहीं था। तो जो हाईवे से रोड अंदर तक जाता था वो बहुत ही खराब रोड था, और बारिश के समय पूरा दलदल कीचड़ होके वो ट्रक का आना जाना बंद हो जाता था, बिजनेस बंद, वेरी बैड। तो उसने क्या किया कि गवर्नमेंट से तो बहुत लिखा, रोड बनाओ, ये बनाओ, कुछ नहीं हुआ। तो उसने अपने खर्चे से रोड डाल दिया, हाईवे से लेकर के अपने फैक्ट्री तक का रोड उसने खुद कंस्ट्रक्ट किया अपने खर्चे पे, एसएससी ने। रोड सालों तक बेनिफिट मिलेगा, 10 साल तक रोड अच्छा रहेगा, उसको यूज करेगा। तो कैपिटल एक्सपेंस हुआ कि रेवेन्यू? तो आप कहोगे कैपिटल, सॉरी, सालों तक बेनिफिट मिलेगा, रोड बन गया। कोर्ट ने क्या कहा मालूम है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, कोर्ट ने कहा रेवेन्यू है। तो भाई क्यों? अरे वो उसका ओनर है क्या? क्या अपन उसके ओनर बने? नहीं, वो तो सरकारी रास्ता है, हम ओनर कहां है? हमने हमारे खर्चे से बना तो दिया, लेकिन वी डोंट बिकम द ओनर, वी डोंट हैव प्रोप्राइटरी राइट्स, वी गेट नो राइट्स ओवर दैट एसेट। तो वो एसेट हमारा ही नहीं। जब आपको टाइटल नहीं मिला या बेनिफिशियल राइट्स नहीं मिले तो आप ओनर है ही नहीं, और जब आप ओनर ही नहीं है
तो आप डिप्रिसिएशन ले सकते क्या? नहीं। तो फिर ये रास्ते का खर्चा क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंस। इट कैन बी क्लेम्ड एज रिडक्शन अंडर 37(1). अब ये तो बहुत पुराना केस, एक रीसेंट केस था, रीसेंट यानी 3-4 साल पुराना। तो शुगर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, और स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई और कहा कि इसमें हम आपको शुगर जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको काफी बेनिफिट देंगे। लेकिन हुआ ये कि गवर्नमेंट के पास जगह ही नहीं थी वहां ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए। स्कीम तो बन गई, लेकिन वहां जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहेंगे उनको बैठ के काम करने की जगह तो चाहिए ना, तो जगह ही नहीं थी। तो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, हमको बेनिफिट चाहिए, हम गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने कहा भी ऑफिस सेटअप होगा तब देखेंगे। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है भाई ऑफिस सेटअप करने में? बोले जगह ही नहीं है, ऑफिस कहां डाले? मैंने बोला ऐसा ही क्या? हम बना देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा लैंड है हमारे पास, जमीन है, गवर्नमेंट के पास तो बहुत जमीन होती है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। मैंने कहा मैं बना देता ना, आपको बिल्डिंग बना के देता ना मेरे खर्चे पे, आप ऑफिस तो डालो, बेनिफिट तो दो। तो मैंने मेरे खर्चे से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके गवर्नमेंट को दे दी फॉर सेटिंग अप देयर ऑफिस। अभी बिल्डिंग का खर्चा तो मैंने किया, तो मैंने क्या किया, P&L अकाउंट में राइट ऑफ किया, असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ किया, बोला कि कैपिटल है, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने क्या कहा होगा? दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे? फिर से वही बात, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है कि अपनी बिल्डिंग है? गवर्नमेंट की है ना, उनकी जमीन, बिल्डिंग उनकी, खर्चा हमारा, खर्चा अपना, लेकिन बिल्डिंग उनकी है। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ, कॉमन टॉपिक, कॉमन पॉइंट क्या है? एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। वी आर नॉट ओनर्स, वी आर नॉट ओनर्स ऑफ द बेनिफिट विच अराइजेज आउट ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस से जो बेनिफिट आ रहा है उसके ओनर हम नहीं है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंस, राइट। दूसरी बात, अगर एसेट हो भी तो फिर वो एंड्योरिंग नेचर का होना चाहिए, उसका लाइफ या उसका जो बेनिफिट है वो काफी लंबे समय, 1 से ज्यादा साल का तो मिनिमम होना चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं कैपिटल एसेट। तो 2 बातों पे ध्यान में रखने का, और एग्जाम में 2 बातें लिख के आने का, अगर क्वेश्चन आ गया तो, कि वेदर द फॉलोइंग इज रेवेन्यू और कैपिटल, तो आप ये 2 बातें लिखेंगे कि अगर ये 2 चीजें हैं, देयर इज क्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट का मतलब है ओनरशिप, ओनरशिप हमारी होनी चाहिए। अगर ओनरशिप अपनी नहीं है तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। और दूसरी बात एंड्योरिंग बेनिफिट, अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर नहीं है, एक भी मिसिंग है, तो फिर वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर अपन उसको पूरा 37(1) में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ऐसे तो इस पे फिर हजारों केसेस है। ये एक बहुत लिटिगेटेड टॉपिक है कि क्या रेवेन्यू और क्या कैपिटल। और फिर तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है द एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर के अंदर होना चाहिए। अब वैसे तो यहां वर्ड इनकर्ड वर्ड यूज किया है। इनकर्ड का मतलब होता है जब ऑब्लिगेशन अराइज होता है तो उसको हम कहते हैं इनकर्ड। देखो जैसे इनकम में 2 चीजें हैं ना, एक्रूअल एंड रिसीट। एक्रू होना यानी राइट अराइज होना, और रिसीव यानी रिसीट होना, है ना। आपने क्लास ज्वाइन की, इनकम एक्रूज, फिर आपने फीस पे की, इनकम रिसीव्ड। सिमिलरली खर्चों में, खर्चों के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए 2 वर्ड यूज होते हैं, इनकर्ड एंड पेड। तो इनकर्ड इज द अपोजिट ऑफ एक्रूअल। तो एक्सपेंडिचर कभी एक्रू नहीं होता है। देखो लोग गलती करते हैं, ऐसी मिस्टेक एग्जाम में देखा है मैंने। व्हेन द एक्सपेंडिचर इज एक्रूड, एक्रूअल वर्ड दोनों के लिए यूज करते हैं, इनकम के लिए भी और एक्सपेंस के लिए भी, ये गलत है। एक्रूअल इनकम के लिए यूज होता है वर्ड, और एक्सपेंडिचर जब ड्यू हो जाता है, जब ऑब्लिगेशन अराइज होता है, तो उसको अपन कहते हैं इनकर्ड। एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। तो देखो मान क्या है कि एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, पेड वर्ड यूज नहीं किया है, इनकर्ड हो गया तो डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये जो वर्ड है इनकर्ड, ये मर्केंटाइल सिस्टम के लिए यूज किया गया है।
इनकर्ड वर्ड अप्लाइज टू मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंट्स रखते हो तो फिर इसको अपन पेड यूज करेंगे, यानी वील रीड इट एज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपके अकाउंटिंग पे डिपेंड करेगा। इफ यू फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम then expense will be allowed in the year in which it is incurred, whether paid or not. And if you follow cash system of accounting, then expense will be allowed as deduction in the year of payment. Payment के साल में फिर डिडक्शन मिलेगा, चाहे आपने उस साल में इनकर किया हो या ना किया हो। पे किया तो डिडक्शन लो। आया समझ में? बहुत सिंपल। तो उसके नीचे देखो, उसमें दिए भी है 2-4 पॉइंट्स। पहला तो यह है कि प्रायर पीरियड आइटम, ये अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा अपने, प्रायर पीरियड आइटम करके ही होता है। अब ये क्या होता है प्रायर पीरियड आइटम? कि अगर पिछले साल हमने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है और हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, अकाउंट में लेना भूल गए, तो अपन फिर क्या करते हैं कि करंट ईयर में लेते हैं। और करंट ईयर के अकाउंट में जब उसको लेंगे तो क्या लिखेंगे? उसको कैसे डिस्क्लोज करते हैं? उसको प्रायर पीरियड आइटम या प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, है ना। जैसे कोई खर्चा है लास्ट ईयर में लेना भूल गया, करंट ईयर में समझ में, अरे यार ये तो भूल गए, तो उसको लास्ट ईयर के अकाउंट में जाकर अब कैसे रिवाइज करें? वो तो फाइनल हो गया। तो करंट ईयर में डाल देते हैं, लेकिन P&L अकाउंट में डेबिट में उसको अलग से लिखेंगे, प्रायर पीरियड आइटम या प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। तो उसका डिडक्शन अपने को करंट ईयर में मिलेगा क्या? इनकम टैक्स के अंदर। अकाउंट्स में तो आपने क्या किया? करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि इसका डिडक्शन इस साल में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां वही एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा जो इस साल में इनकर हुए हैं या फिर पे हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अगर वो इनकर भी नहीं हुआ है और पे भी नहीं हुआ है तो उसका डिडक्शन नहीं देंगे। तो इसलिए प्रायर पीरियड आइटम जो रहते हैं वो करंट ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेंगे, इसका डिडक्शन आपको लेना पड़ेगा इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा? जिस साल में वो इनकर हुआ था उस साल में लेना पड़ेगा। तो मान लो कि 12-13 में एक एक्सपेंस हमने इनकर किए थे लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, और उसको 15-16 में हमने उसको रिकॉर्ड किया। तो रिकॉर्ड कैसे किया? एज प्रायर पीरियड आइटम, पीपी लिखता हूं, प्रायर पीरियड आइटम। तो गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, इसका अपन 15-16 में डिडक्शन नहीं देंगे, इसको 12-13 में ही क्लेम करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि उस साल का अगर हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो अपन उसको रिवाइज कर सकते हैं। वी कैन क्लेम दिस डिडक्शन बाय फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। ये देखेंगे अपन बाद में रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फाइल होता है, तो उसमें बताऊंगा मैं। रिवाइज्ड रिटर्न नाम की एक चीज होती है जो फाइल करके अपन पुराने खर्चे जो क्लेम नहीं किए थे, भूल गए थे, मिस्टेक था, उसको क्लेम कर सकते हैं। या इवन कोई इनकम छूट गई थी उसको बताना है तो वो भी बता सकते हैं। तो उसको रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं। आया समझे? तो वो अपन फाइल करके क्लेम करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट में वही लिखा है कि इन केस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम में इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे, और अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो फिर अपन पेड ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे। अगर वो पेड है तो फिर अलाउ कर दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ पर्सनल नेचर। ये भी दूसरा बहुत लिटिगेटेड पॉइंट है। एक लिटिगेशन तो कैपिटल रेवेन्यू का इसमें वो मेजर है, और दूसरा लिटिगेशन इस पे है, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी खर्चा पर्सनल नेचर का है, फॉर एग्जांपल कि मैंने शॉपिंग की, और शॉपिंग पर्सनल क्लोथ्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स, और मैंने वो खर्चे बिजनेस में रिकॉर्ड किए, तो डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो उसको कहते हैं पर्सनल नेचर। तो कोई भी खर्चा पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए।
जिसमें 2-4 पॉइंट और भी दिए हैं कि अलग अलग केस लॉज के पॉइंट्स है। पहला पॉइंट लिखा है कि इट हैज बीन हेल्ड दैट देयर इज नो पर्सनल एक्सपेंडिचर फॉर कंपनी असेसी। अगर कंपनी असेसी है तो उसका कोई पर्सनल एक्सपेंस होता है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन डायरेक्टर के खर्चे अगर कंपनी ने पे किए तो उसमें देखना पड़ता है कि वो इन द नेचर ऑफ परक्विजिट है या नहीं है। यानी कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है डायरेक्टर्स को, लाइक उसके घर का रेंट देगी, है ना, तो फिर उसको अपन रेंट फ्री अकोमोडेशन कहते हैं। डायरेक्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा और कंपनी को उसका डिडक्शन मिलेगा बिकॉज इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज को परक्विजिट्स देना ये एक बिजनेस पर्पस होता है ना, तो उसमें कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्टर के कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी खर्चे हैं अलग से पर्सनल नेचर के जो कंपनी पे कर रही है उसके बिहाफ में, तो फिर कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो वो अपने को देखना पड़ता है। अभी आगे अपन प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें समझाऊंगा मैं इस बात को। जैसे समझ गया है कि डायरेक्टर का क्या हुआ कि यानी कंपनी वाज नॉट ऑब्लिगेटेड टू इनकर दोज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर। कोई कॉन्ट्रैक्ट में परक्यूसिस हम आपको देंगे ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन कुछ डायरेक्टर ने पर्सनल खर्चा करके आ गया, आइसक्रीम खा के आ गया, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, तो कंपनी को कहा है कंपनी प्यून को भेजो और उधर मेरा पेमेंट करवा दो, तो पेमेंट करा दिया। अब ये कोई ये है क्या, परक्यूसिट है क्या? नहीं, दिस इज अ शॉर्ट पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये कंपनी को डिसअलाउ करेंगे। कोई प्राइवेट नेचर का खर्चा है, पर्सनल है, फिर उसको डिसअलाउ करेंगे। उसके अलावा कंपनी का कोई पर्सनल होता नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद पे तो कोई खर्चा कर नहीं सकती, कंपनी आर्टिफिशियल है। कंपनी को ना तो जेवर चाहिए, ना खाना पीना चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना कुछ चाहिए, वो तो आर्टिफिशियल है। Then second point, expenditure incurred for directors expenses will not be personal expenditure for company, जैसे मैंने कहा। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि if it is in the nature of perquisite, then it's fine, then it is allowed as deduction to the firm. But if it is not perquisite, यानी कंपनी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं था डायरेक्टर के लिए खर्चा करना, तो फिर वो कंपनी को डिसअलाउ किया जाएगा। देन आगे लिखा है कि दिस इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म असेसीज एंड ऑल्सो एओपीज। एओपीज को भी लगता है जहां भी इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटी कंसर्न, तो उसमें तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं पर्सनल नेचर के। एचयूएफ पर्सनल नेचर के हो सकते हैं, फर्म पार्टनर के पर्सनल खर्चे हो सकते हैं, या एओपी में मेंबर्स के खर्चे, तो ये सब क्या होंगे? डिसअलाउड। ऑल दीज विल बी डिसअलाउड। ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस आर टू बी डिसअलाउड। लेकिन इसमें बहुत सारे लिटिगेशन है, जैसे मैंने आपको कहा दिस इज सेकेंड मोस्ट लिटिगेटेड टॉपिक। पहला है रेवेन्यू कैपिटल, ये दूसरा है। तो कैसे? बहुत सिंपल, देखो 2-4 एग्जांपल देता हूं। बीवी को लेके मैं गया कहां? टूर पे, यूएस 1 महीने के लिए घूम के आया, तो क्या हो गया? पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड। घूमने गया था ना, पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड, फुल्ली डिसअलाउड। नंबर 2, बीवी को लेके गया मैं यूएस, मैं बिजनेस विजिट पे गया था, मैं बिजनेस विजिट पे था, फारूक का वहां पे क्लासेस लेने के लिए गया। यस, वी हैव क्लासेस इन यूएस ऑल्सो, सीपीएपी पढ़ा लेता हूं मैं, तो 6 महीने यहां 6 महीने यूएस में रहता हूं, मान लो एग्जाम्पल में। तो 6 महीने वहां, तो मैं क्यों गया? ऑफिशियल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए, तो मेरा खर्चा तो डिडक्शन मिल जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लेकिन साथ में वाइफ भी चली। अब वाइफ का कोई वहां रोल है क्या क्लासेस कंडक्ट करने में? उसकी कोई जरूरत है क्या वहां? नहीं, ऐसे ही, तो आधा पैसा डिसअलाउ हो जाएगा। तो टोटल खर्चा जो हुआ है मिस्टर फारूक एंड मिसेस, तो मिस्टर फारूक का डिडक्शन मिल जाएगा खर्चे का, लेकिन मिसेस का जो खर्चा है वो होगा डिसअलाउ, बीइंग पर्सनल एक्सपेंस। करेक्ट? या मैं खुद गया बिजनेस विजिट के लिए, 1 महीने का क्लास था, फिर मैंने कहा कि इतनी दूर आए यूएस तो कुछ घूम घाम मिले, 1 महीने मैंने टूर एक्सटेंड किया पर्सनल विजिट के लिए, तो फिर क्या होगा? और ये टोटल खर्चा कंपनी ने पे किया, यानी प्रोप्राइटी कंसर्न ने, तो फिर क्या होगा? 1 महीने का पहले वाला अलाउ होगा और उसके बाद 1 महीना जो एक्सटेंशन है पर्सनल, वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। फिर मैंने गिफ्ट दिया, नया एग्जाम्पल,
गिफ्ट दिया दिवाली पे वाइफ को, डिसअलाउ पर्सनल एक्सपेंस। लेकिन दिवाली पे सेक्रेटरी को गिफ्ट दिया, सेक्रेटरी को गिफ्ट दिया तो क्या होगा? अलाउड एज डिडक्शन। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इज ऑफिशियल एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? और मैंने भी कहा था कि वाइफ को घुमाने ले जाऊंगा तो डिसअलाउ, आधा अलाउ आधा डिसअलाउ। क्लास लेने गया था, वाइफ को लेके गया था, आधा डिसअलाउ। तो मैंने क्या किया? सेक्रेटरी को लेके गया। अब सेक्रेटरी का काम क्या है कि वहां पे सब अरेंजमेंट्स देखना, हॉल के अरेंजमेंट बराबर है कि नहीं, स्टूडेंट बराबर बैठे कि नहीं, अटेंडेंस लेना, ये सब काम है ना, ये काम है, आप गलत मत समझो। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर टोटल खर्चे का डिडक्शन अपने को मिलेगा, मेरा भी और सेक्रेटरी का भी, दोनों का डिडक्शन मिलेगा, बिकॉज इट इज बिजनेस विजिट। ठीक है? और मैंने स्टूडेंट्स को गिफ्ट बांटा, अलाउड, बिकॉज इट इज ऑफिशियल एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। और घर में ले जाके बच्चों को गिफ्ट दिया, डिसअलाउ, पर्सनल एक्सपेंस। तो ऐसा है। तो समझ में क्या आ रहा है आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करने का? कि घूमने किसके साथ जाने का? करेक्ट, सेक्रेटरी के साथ। और बीवी चिल्लाएंगी तो क्या बोलने का? अरे तुम समझती नहीं हो, तुमको लेके जाऊंगा, डिडक्शन डिसअलाऊंगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। सेक्रेटरी को लेके जाऊंगा, डिडक्शन मिल जाएगा, तो 2 लाख रुपए उस पर खर्चना फायदेमंद है ना, टैक्स सेविंग होता है। जितना टैक्स बचेगा ना, उससे तुमको गिफ्ट ला के दूंगा। तो वाइफ भी खुश, हाँ वेरी गुड, जाइए जाइए सेक्रेटरी के साथ। ऐसा कुछ होगा नहीं। और मेरे को एडवाइस नहीं रहते हैं ये करने का, नहीं, बाद में फंसोगे। मेरे पास पता ना, फारूक सर ने सिखाया था, नो नो नो, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, काल्पनिक एग्जाम्पल। बीवी तो कहेगी 2 लाख भी इधर दो और गिफ्ट भी लेके आओ, और सेक्रेटरी को गोली मारो, और सेक्रेटरी के साथ दिखे तो मैं गोली मार दूंगी तुमको। समझते नहीं ना, इसीलिए तो सब प्रॉब्लम होते। टैक्स प्लानिंग समझ जाए फिर क्या बात है। तो समझ में आया, पर्सनल नेचर का कोई भी खर्चा अगर P&L अकाउंट में दिखा तो आप क्या करेंगे? एड बैक। सिंपल। एक लेक्चर में आपका लूंगा, वो नोट्स में नहीं है, लेकिन वो स्लाइड्स मैं लूंगा PPT के थ्रू, वो आपको देखना है लेक्चर, उसमें सारे एडजस्टमेंट्स दिखाऊंगा। ये तो अभी अपन बिजनेस सेट पूरा पढ़ लेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। फिर एक लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बाद में दूंगा, उसमें कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं, वो बिल्कुल बाद में दूंगा रिवीजन के टाइम में। एक रिवीजन का अलग से लेक्चर आपको देने वाला हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज LMR, लास्ट मिनट रिवीजन लेक्चर्स रहेंगे। वो आपको घर पे नहीं आएंगे, वो यूट्यूब पे डालूंगा या अपने साइट पे डालूंगा, तब तक अपनी साइट रेडी हो जाएगी फॉर ऑनलाइन व्यूइंग। तो साइट पे डाल के फिर वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। विल गेट अ पासवर्ड टू सी दैट 10 hours LMR, ये सबको देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो उसके अंदर बिल्कुल कंसाइज में रिवाइज कराऊंगा। तब एक ये आएगा एडजस्टमेंट्स, हाउ द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, प्लस माइनस क्या करना पड़ता है। तो ये पूरा जो अपन 40 hours 50 hours में PGBB पढ़ेंगे, वो वहां पे आपको 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वो आप जरूर देखेंगे बाद में। तो उसमें क्या प्लस क्या माइनस होता है नेट प्रॉफिट में, वो पूरा आपको समझ में आएगा। वैसे भी अभी भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो कंसाइज वे में समझ में आएगा। तो क्या करने का है, मैंने बताया आपको कि अगर पर्सनल एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट है तो क्या करना है आपको, उसको एड बैक कर देना है टू नेट प्रॉफिट, यानी कि डिसअलाउ कर देने का है। Then expenditure should have been incurred wholly or exclusively for the purpose of business or profession. ये जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये wholly and exclusively for business purpose होना चाहिए। सिंपल, wholly and exclusively for business। और अगर ये बिजनेस के लिए नहीं है तो फिर डिसअलाउ। जैसे कि अच्छा, पर्सनल तो एक चीज हो गई, तो आप कहोगे सर पर्सनल और बिजनेस दो ही चीज होती है, तो अगर पर्सनल नहीं है तो फिर बिजनेस ही है। ऐसा नहीं है, पर्सनल नहीं है तो बिजनेस ही है, ऐसा थोड़ी होता है। देयर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस लाइक डोनेशन गिवन टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये पर्सनल एक्सपेंस है क्या? नहीं। बिजनेस है क्या? नहीं, ना तो पर्सनल है ना बिजनेस। किसी थर्ड पार्टी को डोनेशन दिया,
या गरीब बच्चों को जाके खाना खिला दिया आपने, तो बहुत अच्छा काम किया, पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन बिजनेस है क्या? नहीं, बिजनेस के लिए भी नहीं है, तो वो हो जाएंगे सब डिसअलाउ। तो जो भी खर्चा बिजनेस के लिए नहीं है वो डिसअलाउ होगा, इसमें लिखा है। तो इट शुड बी होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट याद रखो, अभी एक पॉइंट याद रखो, मैंने खर्चा बिजनेस के लिए किया। खर्चा किसके लिए किया? बिजनेस के लिए, प्राइमरीली बिजनेस के लिए किया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो दूसरों को मिल गया, बेनिफिट दूसरों को मिल गया, तो फिर ये डिडक्शन मेरे को मिलेगा कि डिसअलाउ होगा? अच्छा, मैं बात बताता हूं, पहले आपको समझ में नहीं आएगा। अपन ने क्या किया कि मिठाई की दुकान डाले, हाँ, हलवाई की दुकान डाले और एक नंबर मिठाई बनाएंगे, बिल्कुल झक्कास, ऐसी मिठाई कभी लोगों ने खाई नहीं होगी, ऐसी मिठाई बनाई, डिजर्ट्स एंड ऑल, वंडरफुल, एक्सेलेंट, इंटरनेशनल क्वालिटी है। लेकिन हम दुकान डालेंगे और कहां पे? तो अपने गांव में, आगरा में अपन डालेंगे। अब आगरा के लोग क्या पेठे खाते हैं, पेठा खा रहे हैं, उनको एक ही मिठाई मालूम है, पेठा। अच्छा, दूसरी भी मालूम होंगी, आगरा वाले स्टूडेंट्स चिल्लाए ना मेरे पे, एग्जाम्पल है। अब मैंने वहां पे जाके इटालियन डिजर्ट्स की दुकान डाल दी, तो वहां किसी को समझ में नहीं आएंगे क्या चीज है ये तो कोई खाने नहीं आएगा ना। तो मैंने क्या किया कि पहले 5 दिन लोगों को फ्री में बांटा, आओ जो भी आ रहा है आओ और फ्री में खा के जाओ। तो बहुत खर्चा हो गया मेरा, इस खर्चे का बेनिफिट किसको मिला? लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है। तो ये खर्चे का डिडक्शन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आंसर है मिलेगा। क्यों? हमने जो खर्चा किया वो कोई दान देने की इंटेंशन से किया गया कि चलो जाके गरीबों को खाना खिला के आते, नहीं, बिजनेस प्रमोट करने के लिए खर्चा किया है, एंड बिजनेस प्रमोशन इज अ बिजनेस पर्पस। फिर चाहे बेनिफिट दूसरों को क्यों ना मिल जाए, कोर्ट कहता है कि डिडक्शन विल बी अलाउड। तो अपने को प्राइमरी इंटेंशन देखने का है। अगर प्राइमरी इंटेंशन बिजनेस के लिए है तो डिडक्शन अलाउड है, इवन दो द बेनिफिट टू सम एक्सटेंट मे बी ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स। ये और भी देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें मेरे पास। और एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने एडवर्टीजमेंट किया, फारूक सर ने एडवर्टीजमेंट किया, तो कैसे कि बड़े बड़े सेमिनार्स कंडक्ट किए, लाखों रुपया खर्च करके सेमिनार्स होल्ड किए, और उसमें मैंने लोगों को बताया, 11-12 के स्टूडेंट्स को, कि सीए करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है कोर्स, कितना फायदा होगा आपको, का सबसे सस्ता कोर्स और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाई है सीए बनने के बाद। अच्छा, तो मैंने बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए और बच्चे मेरे सेमिनार में आए, 9, 10, 11, 12 वाले, दे वर वेरी मच कन्विंस्ड टू डू सीए। मेरे को थैंक भी करके गए, सर आपने हमारा दिमाग खोल दिया, हमको दिशा दिखा दी वगैरह वगैरह, बहुत सारी तारीफ किए। लेकिन फिर एडमिशन मेरे पास नहीं कराए, उन्होंने एडमिशन जाके दूसरी एकेडमी में करा लिए, उनके घर के पास थी इसलिए वहां करा लिए। तो साला खर्चा मैंने किया, उनको कन्विंस मैंने किया सीए करने का, और उन्होंने ज्वाइन कहां कर लिया? दूसरी एकेडमी में। तो फायदा उसको हो गया, तो फिर मेरे को खर्चे का डिडक्शन मिलेगा क्या? तो आंसर है यस, मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि भाई आपका खर्चा आपके बिजनेस के लिए ना, तो डिडक्शन मिल जाएगा, फिर चाहे उसका बेनिफिट दूसरों को क्यों ना मिल जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत सारे केसेस है। ये और एक एग्जांपल देखो कि अगर सोनी टीवी के अपन डीलर्स हैं, हाँ, तो अपने सिटी में अपन एक एरिया में डीलर्स है, हमने पेपर में ऐड डाल दिया बड़ा लेवल पे, सोनी टीवी, 4-5 टीवी दिखा दिए, ये वो सब बेनिफिट्स। अब ये पेपर एक इंसान ने सुबह सुबह पढ़ा और उसको टीवी चाहिए ही था, वो कन्विंस हो गया कि यस, ये पढ़ने के बाद तो मैं अब सोनी लूंगा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि कहाँ ऐड है? तो उसने देखा मेरा एड्रेस नीचे में, तो बहुत दूर है उसके घर से। तो उसने कहा यार इतनी दूर कौन जाएगा? तो आजकल क्या है कि नेट पे अवेलेबल है सब, तो उसने नेट पे बैठा, स्नैपडील पे ऑर्डर किया सोनी टीवी और उसके घर पहुंच गया। खर्चा तो मैंने किया और फायदा स्नैपडील का हो गया।
तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा कि एडवर्टीजमेंट का? तो कोर्ट कहता है यस। बहुत बहुत एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ऐसा भी था कि हमने रिपेयर करवाया बिल्डिंग को, जिसमें हमारा ऑफिस है उसको रिपेयर करवाया, रिपेयर चूना वूना बढ़िया मस्त, दिवाली में, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, उसके पहले इतना खर्चा किए और नवंबर एंड में अपने को छोड़ के जाना है, दैट इज इट, द लीज इज एंडिंग। तो अक्टूबर में हमने खर्चा किया पेंटिंग पे, तो हम तो नवंबर में चले जाएंगे, लेकिन ये पेंट निकाल के लेके जाएंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं ना। तो जो नया टेनेंट आएगा या जो ओनर है जिसके पास ये बिल्डिंग वापस चली जाएगी, उसको नया पेंटेड बिल्डिंग मस्त मिलेगा, तो खर्चा हमारा, बेनिफिट उसका, डिडक्शन मिलेगा क्या? कोर्ट ने कहा यस, डिडक्शन विल बी अलाउड इवन दो द बेनिफिट टू सम एक्सटेंट मे बी डिराइव्ड बाय अदर पर्संस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपना पर्पस अगर बिजनेस है तो अपने को डिडक्शन मिलेगा इवन इफ द बेनिफिट गोज टू अदर्स। तो वो नीचे लिखा है देखो, एक्सक्लूसिव बेनिफिट मे और मे नॉट बी डिराइव्ड बाय द एसएससी। एक्सक्लूसिव बेनिफिट, पूरा बेनिफिट हमको ही मिले, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, और वो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। सुना होगा आप लोगों ने, कंपनी लॉ में पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ चुके हो तो, वरना बाद में पढ़ोगे। तो CSR जो है, जो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में हर कंपनी को करना जरूरी है। Every company has to incur an expenditure on corporate social responsibility, but this expenditure that they will incur will not be allowed as business deduction. बहुत नाइंसाफी है। देखो, गवर्नमेंट क्या है कि बड़ा उल्लू बनाता है लोगों को। एक तरफ कहता है कि आपको CSR करना पड़ेगा, एवरी कॉर्पोरेट हैज टू डू CSR, हर किसी को एक परसेंटेज होता है, वो CSR में खर्चा करना जरूरी है। लेकिन ये CSR होता क्या है, मोस्टली इट इज अ नॉन बिजनेस एक्सपेंस। जैसे अपने को गांव में स्कूल बनाना है, या आजकल वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो अपन उसमें कुछ काम कर लेंगे, शौचालय बना देंगे, टॉयलेट्स बना देंगे, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल में, कॉलेजेस में डोनेट करेंगे पैसा। बहुत सारे खर्चे होते हैं उसमें CSR में, लेकिन वो कोर बिजनेस के लिए कभी नहीं होते, वो सोशल खर्चे होते हैं, सोसाइटी के लिए खर्चे होते हैं। सो दे आर मेजरली नॉन बिजनेस इन नेचर, है ना। सारे के सारे एक्सपेंस बिजनेस के लिए नहीं होते, बिजनेस के बाहर होते हैं। तो फिर उसका डिडक्शन देने का कि नहीं देने का ये सवाल पैदा हुआ। तो जब ये नया कंपनी लॉ आया था, तब ये सवाल पैदा हुआ कि इसका इनकम टैक्स में क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने फिर उसमें लिखा कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, CSR एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड एज बिजनेस डिडक्शन। अंडरलाइन कर दो, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब कि इट इज टोटली डिसअलाउड, लिख दो, टोटली डिसअलाउड। उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो देना चाहिए। एक तरफ गवर्नमेंट ही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो कंपनी को कह रहा है कि देखो आपको CSR करना पड़ेगा, फिर यही लोग कह रहे हैं कि आपको हम इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं देंगे, यानी कि ये प्रॉफिट से रिड्यूस नहीं होगा, यानी इसके ऊपर इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो उधर गरीबों को भी पैसा दो और इधर सबसे बड़ा गरीब यानी गवर्नमेंट, उसको भी पैसा दो डबल खर्चा हो जाएगा। और फिर आखिरी पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी, एक्सपेंडिचर को भी अंडरलाइन करोगे, मैं समझाता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे केस था। एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यानी कोई भी खर्चा जो कि लॉ के वायलेशन में है, यानी कि ऑफेंस है,
या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, इट इज नॉट अलाउड बाय द लॉ बट यू स्टिल इनकर दैट एक्सपेंस, लॉ में अलाउड नहीं है बट यू इनकर दैट एक्सपेंस, तो वो हो जाएगा डिसअलाउड। ठीक है, नॉट फॉर द पर्पस माना जाएगा उसको। तो नॉट फॉर द पर्पस मानने का मतलब है सिंपल वर्ड्स में कि डिसअलाउंगा। सो एनी एक्सपेंडिचर विच इज एन ऑफेंस, यानी लॉ के वायोलेशन में है, या जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया था लेकिन आपने किया, तो ये डिसअलाउ होगा। लेकिन यहां पे बहुत सारे वर्ड को अंडरलाइन करो, एक तो है एक्सपेंडिचर वर्ड, फिर ऑफेंस, प्रोहिबिटेड और लॉ, लॉ को भी अंडरलाइन करो। और उसके नीचे कई सारे एग्जांपल्स दिए, वो देखो एक एक करके, ये सब उसी के एग्जांपल है पॉइंट नंबर 6 के। उसमें आंसर मत देखो, आंसर पे हाथ रख दो इधर, वो मत देखो। देखो पहला पॉइंट, पेनल्टीज इम्पोज्ड फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ। इंफ्रैक्शन यानी वो वायोलेशन, या कॉन्ट्रावेंशन भी कहते हैं उसको, वायोलेशन भी कहते हैं, इंफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो उसके लिए पेनल्टी लगी फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ, तो सीधा सीधा क्या है, डिसअलाउ। ये पूरा खर्चा डिसअलाउ होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या है कि हमने कस्टम्स में स्मगलिंग किया, हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होके आता था, तो हमने एक बार स्मगलिंग किया, यानी कि उसको क्लैंडस्टाइन इंपोर्ट भी कहते हैं। यानी डब्बे में आया, हमने बताया कुछ और आया कुछ और, पकड़े गए। पकड़े गए तो लगी जोरदार पेनल्टी, पढ़ेंगे अपन कस्टम्स में, बहुत सारी पेनल्टीज लगती है उसमें फॉर स्मगलिंग एंड ऑल। तो उसका डिडक्शन अपने को मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो पेनल्टी आपको लगेगी फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ, इट विल नेवर बी अलाउड एज डिडक्शन। सिमिलरली इनकम टैक्स में टैक्स अवॉइडेंस कर रहे थे, एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, तो पकड़े जाते हैं ना, जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो पेनल्टी वर्डिज क्या है कि इट इज फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ। पेनल्टी का मतलब ही है सजा। सजा कब होती है? जब लॉ को वायलेट करोगे तभी तो सजा होगी। तो उसको करना है डिसअलाउ। पेनल्टी वर्डिज डिसअलाउड, क्योंकि पेनल्टी का मतलब ही क्या है कि लॉ को वायलेट किया। लेकिन दूसरा पॉइंट देखो, पेनल्टी पेड ऑन फेल्यूर टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस जो काटना चाहिए ना अपने को, वो नहीं काटा, उसके लिए पेनल्टी लगी, सेम डिसअलाउ, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने अपने वायलेट किया ना, वो भी तो एक लॉ है, वो भी डिसअलाउ। देन इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिले करने में इंटरेस्ट लगता है, 234A, 234B, 234C, ये तीनों अपन सी करेंगे यानी देखेंगे बाद में। इंटरेस्ट लगता है, डिसअलाउ, टोटल डिसअलाउ। ये इसलिए क्योंकि ये इनकम टैक्स वर्ड जो है ना, ये अपने आप में डिसअलाउड है। अब यहां एक थोड़ा सा 1-2 मिनट, बाकी इसको बाद में डिस्कस करने वाले अपन सेक्शन 40 के अंदर अगले लेक्चर में ही करेंगे, लेकिन अभी एक थोड़ा सा कि इनकम टैक्स जो है इसका डिडक्शन अपने को बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि अपने को इनकम निकालनी है। तो इनकम कौन सी निकालनी है? इनकम बिफोर इनकम टैक्स कि इनकम आफ्टर इनकम टैक्स? इनकम बिफोर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जाने के पहले का जो इनकम होता है वो निकाल के उस पर फिर अपने को इनकम टैक्स लगाना पड़ता है और फिर वो पे करना पड़ता है। यानी अगर 100 रुपए इनकम है और उसके ऊपर 30 रुपए टैक्स है, तो फिर वो 30 रुपए गवर्नमेंट को भरेंगे, 70 रुपए अपनी जेब में जाएंगे। तो सवाल ये आया कि इनकम का मतलब, इनकम टैक्स में जो इनकम है उसका मतलब क्या है? 100 यानी ग्रॉस या 70, कौन सा है? तो मतलब है 100 का। 100 जो है वो हमारा इनकम है और वो निकाल के उस पर ऊपर अपने को टैक्स निकालना है। तो हम जो इनकम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम, वो है बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट? तो फिर टैक्स जो है इनकम टैक्स, इसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलता। यानी अपन 100 में से 30 माइनस करके 70 पे इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे, अपन पूरे 100 रुपए पे इनकम टैक्स पे करेंगे। तो ये 30 रुपीज जो है उसका डिडक्शन नहीं मिलता। और इनकम टैक्स के अंदर अगर पेनल्टी लगी, इंटरेस्ट लगा, कुछ भी लगे, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रखो, किसी का भी डिडक्शन नहीं है। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स एक्ट में जो भी पेमेंट है सबका डिडक्शन डिसअलाउड, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे पेनल्टी हो, चाहे कुछ भी हो। तो इंटरेस्ट वर्ड को लिखो और इनकम टैक्स लिखा था ना, इसलिए उसको डिसअलाउड। लेकिन
उसके बाद है इंटरेस्ट पेनल्टी पेड अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉज, वही सेम चीज, नॉट अलाउड. देन इंटरेस्ट पेड टू सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट फॉर अरियर्स ऑफ सेल्स टैक्स, यानी आजकल उसको वैट भी कहते हैं. वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, ये सब में क्या है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है. ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसका डिडक्शन आपको मिलता है फॉर कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम. जैसे अपन ने एक्साइज ड्यूटी पे किया 10,000, सेल्स टैक्स भरा, कस्टम ड्यूटी भरी, ये सब का डिडक्शन अपने को मिलता है व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम. याद रखो, डायरेक्ट टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अलाउड एज डिडक्शन. उसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है क्यों? सोचो, इनडायरेक्ट टैक्स का डिडक्शन मिलता है और इनकम टैक्स का नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स पर्सन के ऊपर होता है. पर्सन फारूक हक के ऊपर है, फारूक हक क्लासेस के ऊपर नहीं है. इनकम टैक्स की लायबिलिटी पर्सन की है, मगर जो सर्विस टैक्स की लायबिलिटी है वो फारूक हक क्लासेस की है एंड नॉट फारूक हक. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेस के ऊपर लगते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर लगते हैं, इसलिए उसका डिडक्शन मिलता है. और इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस जितने भी है, अभी तो इनकम टैक्स ही बचा है, वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया. तो इनकम टैक्स जो है वो पर्सन के ऊपर है. इट इज अ पर्सनल लायबिलिटी एंड नॉट बिजनेस लायबिलिटी. आया समझ? इसलिए तो इनडायरेक्ट टैक्स का डिडक्शन मिलता है. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का जब डिडक्शन मिलता है तो हो गया, उसमें से वैट आ गया, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फिल्म इंडस्ट्री को, ये सबका डिडक्शन मिलता है. अब इसको भरने में हमने किया थोड़ा सा डिले, और डिले के लिए लग गया इंटरेस्ट. तो ये इंटरेस्ट जो लगा इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, उसका डिडक्शन देंगे कि नहीं? इंटरेस्ट क्या इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ के लिए होता है? नहीं. कोर्ट्स ने कहा है कि इंटरेस्ट जो है वो डीले इन पेमेंट के लिए होता है, वो डीले का है. इट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए भरना पड़ता है, अदरवाइज इट इज नॉट इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ. तो इसलिए उसका डिडक्शन आपको मिलेगा. तो ये इंटरेस्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और देखो लिखा है अलाउड इंटरेस्ट ऑन ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेस, याद रखो, नॉट डायरेक्ट टैक्स. इंटरेस्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्स विल बी अलाउड एज डिडक्शन. तो कोर्ट ने कहा है कि ये कॉम्पनसेटरी नेचर का है, पीनल नेचर का नहीं है. समझ आ रहा है? ये इंटरेस्ट कौन से नेचर का है? कॉम्पनसेटरी. कॉम्पनसेटरी यानी टू कॉम्पनसेट फॉर डिले. डिले हुआ इसलिए कॉम्पनसेट करने के लिए हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अलाउड. और अगर उसी में पेनल्टी वगैरह लगी तो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स, या एग्जांपल सेंट्रल सेल्स टैक्स का दिया है, बट इट कैन बी एनी इनडायरेक्ट टैक्स, एनी आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी हो, चाहे एक्साइज हो, कस्टम हो, कोई भी हो, उसमें पेनल्टी लगी तो फिर डिसअलाउड. पेनल्टी इज नॉट अलाउड, लेकिन इंटरेस्ट अलाउड. याद रहेगा? वेरी गुड. फिर एक पॉइंट दिया है, डेम्यूरेज पेड टू पोर्ट अथॉरिटीज इन कनेक्शन विद रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स. डेम्यूरेज यानी कि स्टोरेज चार्जेस. हमारे गुड्स कुछ कॉन्फिस्केट हुए थे, बाद में हमने छुड़ा है तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई इतने दिन हमारे पास रहा ना, उसका रेंट दो. हमारे पास हमने रखा तो रेंट दो, तो उसको डेम्यूरेज कहते हैं. तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? तो आंसर है यस. क्यों? क्योंकि ये पीनल नेचर का नहीं है, ये भी कॉम्पनसेटरी नेचर का है. इन्हें इतने दिन गवर्नमेंट ने गुड्स उनके पास रखे, इसलिए अपने से चार्ज ले रहे. इट इज लाइक रेंट. रेंट इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ होता है क्या? नहीं. रेंट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स. तो इसको अपन स्टोरेज चार्जेस भी कह सकते हैं. इट इज नथिंग बट स्टोरेज चार्जेस. हेवी लगते हैं, थोड़े ज्यादा लगते हैं नॉर्मल से, लेकिन स्टोरेज चार्जेस ही है, इसलिए उसका डिडक्शन मिलेगा. फिर एक पॉइंट दिया, इंटरेस्ट पेड अंडर ईपीएफ एक्ट. एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो होता है, जिसको अपने को टाइम में जमा कराना पड़ता है, नहीं किया, थोड़ा डिले हो गया,
तो अलाउड है, क्योंकि इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कॉम्पनसेटरी इन नेचर। और एक पॉइंट दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, पेनल्टी। अब देखो पेनल्टी है, पेनल्टी है, लेकिन कैसे लग रही है, देखो, पेड बाय द असेसी कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी है, ये वॉयलेशन ऑफ लॉ के अंदर है क्या? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो ये अलाउड रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको 10 दिन में एक आइटम बना के दूंगा, और मैंने नहीं दिया, तो मुझे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये पेनल्टी कॉन्ट्रैक्चुअल वॉयलेशन की वजह से है एंड नॉट वॉयलेशन ऑफ लॉ, हेंस दिस इज अलाउड एज डिडक्शन। क्योंकि डिसअलाउंस में क्या लिखा था? इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ, इंफ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला था, इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ बोला है, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेशन, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इसका डिडक्शन मिलेगा। और उसके नीचे पॉइंट टू बी नोटेड वही दिया है, फॉर इंटरेस्ट, ऐसा ऐड कर दो, फॉर इंटरेस्ट। अगर ये कॉम्पनसेटरी नेचर का है तो अलाउड है, और अगर ये पेनल्टी नेचर है तो डिसअलाउड है। तो पेनल्टी यानी कि फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ, लॉ का वॉयलेशन किया और इसलिए लगा, तो फिर वो डिसअलाउ हो जाएगा। और टाइम डिले हो गया, पेमेंट के ड्यू डेट्स होते हैं, हमने थोड़ा डिले किया, तो क्या हुआ? वॉयलेशन थोड़ी किया है, डिले किया ना, तो वो इंटरेस्ट अलाउ होता है, उसको कॉम्पनसेटरी इन नेचर कहते हैं। So guys, that was section 37 subsection 1 brief provisions। इतने आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, और जो केस लॉज वगैरह है वो अपन लास्ट लेक्चर में देखेंगे।